हाय फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो था हमारा, जो नॉन पेरेंटल डीएनए मतलब जो मिक्सचर डीएनए था, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ करते हैं, मतलब कि उसके अंदर डीएनए को रिकम्बिनेंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का, किन किन मेथड का हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से टूल्स उसमें यूज़ करते हैं, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discuss that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have two key tools। तो हमने पहले डिस्कस किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे हम केवल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से की टूल्स का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जिनका यूज करेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि क्या काम करवाएंगे, एक तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को ब्रेक करवाते हैं, डीएनए को तोड़ने का काम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमरेज एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम है जो डीएनए की कॉपी, मल्टीपल कॉपीज बनवाने में हेल्प करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे हैं जो डीएनए के हमने जो टुकड़े करवाए थे, ब्रेक डाउन करवाया था, डाइजेस्ट करवाया था जो डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उस एंजाइम को ज्वाइन करने में हेल्प करवाएगा लाइगेज एंजाइम। और वेक्टर, जिसके अंदर हमें फॉरेन डीएनए को पुट करवाना, वो वेक्टर हो गया। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिसकी बॉडी के अंदर हमें ये डीएनए भेजना है वेक्टर के साथ में, वो आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्लीट टेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो जो टूल्स चाहिए, सबसे पहले हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, इसकी ज़रूरत होगी, हमें पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, वेक्टर की ज़रूरत होगी, और होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। तो अब आगे देखते हैं हम डिटेल के अंदर, डिटेल में पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक तरीके से लिमिटेड, कि भाई कोई हमारे पास में एक एंजाइम है, ठीक है, वो एक लिमिट सीक्वेंस में काम करता है। हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस के अंदर ये केवल स्पेसिफाई लिमिटेड सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करवाएगा, इसलिए इन एंजाइम को जो नाम दे रहे हैं हम, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए ही दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो लिमिटेड सीक्वेंस में काम करते हैं। तो सबसे पहले इन द ईयर 1963 के अंदर, सबसे पहले 1963 के अंदर टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरियाई कोलाई वर आइसोलेट। तो दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे जो कि केवल क्या काम कर रहे थे, बैक्टीरियोपेज की ग्रोथ के अंदर, बैक्टीरियोपेज की ग्रोथ को करवाने में दो एंजाइम काम कर रहे थे, जो कि ई कोलाई के अंदर पाए गए, और ई कोलाई के अंदर से वो आइसोलेट किए गए, ई कोलाई के अंदर से वो बाहर निकाले गए। 1963 के अंदर से दो एंजाइम ऐसे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ के लिए रेस्ट्रिक्शन थे, उसकी ग्रोथ को लिमिट कर रहे थे, और वो ई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किए, उनको निकाला गया। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक के अंदर मिथाइल ग्रुप, डीएनए का मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, वाइल अदर द कट ऑफ डीएनए, जबकि दूसरे को डीएनए से कट किया। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे के द्वारा कट करवाया, लास्ट में उसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपके दो टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो आगे एनसीईआरटी में डिफाइन है, आगे बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड, जो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, डीएनए को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है। डीएनए के यहाँ से, मैंने ये डीएनए बनाया हुआ ऊपर, इसके इससे यहाँ से हम सेगमेंट निकालेंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो हिंड सेकंड था, whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। जो कि क्या, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए को आइसोलेट कर सकता है, केवल स्पेसिफिक को। इसका फंक्शन क्या, स्पेसिफिक, ये नहीं कि हर एक डीएनए को, कि हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो हर एक डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करेगा केवल, ठीक है। तो इसके बारे में केवल 5 वर्ष बाद इसके बारे में पता चला था।
इसके करेक्टर के बारे में कि भाई ये स्पेशल सीक्वेंस से कट करता है। इट वॉज फाउंड दैट HindII always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। तो जो आपका HindII वाला था, HindII वाला ये हमेशा से DNA को कट करता है और ये स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, एक स्पेशल 6 बेस पेयर वाली सीक्वेंस है जिसको ये कट करता है। ठीक है, द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। जो किसी भी एंजाइम, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हिंड एक एंजाइम है, इस तरीके के अलग अलग एंजाइम हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो कहलाएंगे, जो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस को बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। ठीक है, तो 4 हिंड सेकंड के लिए इसको हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस नाम दे रहे हैं। इसके बाद आपका बिसाइड्स हिंड सेकंड को देखेंगे। टुडे वी नो मोर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आज हम जो जान चुके हैं 900 से भी अधिक ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जान चुके हैं जो कि डीएनए को कट करवाते हैं अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस से। ठीक है, हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स, जिनको 230 स्ट्रेन मतलब 230 अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से उनको निकाला गया है। तो 230 ई कोलाई अलग अलग बैक्टीरिया से, अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इनको 900 अब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 900 से भी अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ ईच विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीक्वेंस, जो कि डिफरेंट सीक्वेंस के लिए वर्क करता है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग सीक्वेंस होगी, एक सीक्वेंस में कोई भी वर्क नहीं करेगा। The convention for naming these enzyme is first letter of the same comes from genes and second to later। तो जो कन्वेंशन ऑफ नेमिंग, मान लो कोई भी एक तरीके से न्यू एंजाइम का डिस्कवर करता है, मान लो कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवर करता है, तो एंजाइम का नाम रखते टाइम पे वो सबसे पहला जो एंजाइम का नेम जो रखेगा, उस एंजाइम के नेम के लिए जो फर्स्ट लेटर होगा वो जीन का होगा। ठीक है, जिससे जीन लिया गया है, जिससे जीन लिया गया उसका होगा सेकंड जो नाम होगा वो स्पीसीज का होगा। ठीक है, तो पहला जो नाम है वो जीनस का नाम है, सेकंड नेम जो है वो स्पीसीज का नेम है, और किसका स्पीसीज का, प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से इनको हमने निकाला है, बैक्टीरिया से ही हमने इनको निकाला है। तो आपका जो यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया आपका इससे निकाला, तो यहाँ पे ई जो है इसका मतलब एस्किचेरिया। ठीक है, एस्किचिया, तो एस्किचिया कोली RY13 ये एक एंजाइम का नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि एंजाइम, इस एंजाइम का नाम कैसे कैसे रखा इसके बारे में बात करेंगे। तो ई का मीन हो गया, ई का मतलब हो गया, मैंने बताया पहले जीनस का नाम रखेंगे, तो पहला नाम जीनस वाला हो गया। CO को मीन हो गया इसका एक तरीके से इसका कंप्लीट नाम ECOR1 फर्स्ट। ठीक है, ऐसे नाम लिख रहे हैं तो इसका पूरा नाम ये है एंजाइम का। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एंजाइम है, आपका ये एंजाइम इससे निकाला गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, सबसे पहले ई जीनस का नाम हो गया, CO आपका जो हो गया वो स्पीशीज का नाम हो गया, R जो होगा R ड्राइव करेगा एक तरीके से स्ट्रेन को ड्राइव करेगा कि भाई रफ स्ट्रेन से है व स्मूथ स्ट्रेन से है वो। ठीक है, और जो फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड जो वो नंबर होगा, भाई कौन से नंबर पे हमने उस एंजाइम को डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ये एंजाइम को डिस्कवर करते टाइम पे हमें देखेंगे, तो ये लिखा हुआ आपका रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट ऑर्डर टू द विच एंजाइम, कि भाई कौन से नंबर पे वो एंजाइम हमने एक तरीके से निकाला स्ट्रेन बैक्टीरिया से, वो रोमन नंबर में हम उसे लिखेंगे। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती हैं वो आपके लार्जर क्लास एंजाइम से डिनोट करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इस एंजाइम को जो नाम देते हैं हम न्यूक्लियस एंजाइम नाम देते हैं। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो ब्रेक डाउन करवाने वाला एंजाइम है, उसको हम न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होते हैं आपके, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, नंबर सेकंड एंडोन्यूक्लियस। दोनों की बात करूँ तो मैं दोनों, मान लो हमारे पास में एक ये वाला हमारे पास में डीएनए, ये वाला हमारे पास में डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। अगर डीएनए को हम इन एंड पॉइंट से कट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बार, अगर डीएनए को हम एंड पॉइंट से कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे काम करेगा हमारा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोमीन हो गया आपका आउटर साइड, या फिर बोलेंगे हम एक्सटर्नल, बाहर वाली साइड से अगर कट करता है तो उसे एक्सोन्यूक्लियस वहाँ पे काम करेगा, एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
और अगर बीच में से कट करता, कहीं से भी हम बीच में से कहीं से भी कट कराते हैं डीएनए को, तो वहाँ पे जो वर्क करेगा वो करेगा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम अब एंडोन्यूक्लियेज रिमूव एंडोन्यूक्लियेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए वेयर इज एंडोन्यूक्लियेज मेक कट ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो एंडोन्यूक्लियस जो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को, वो एंड से रिमूव करता है, मतलब साइड वाले पॉइंट से रिमूव करता है, जबकि डीएनए जो एंडोन्यूक्लियस करेगा वो स्पेसिफिक पोजीशन जो होगी डीएनए के अंदर वहां से उसे रिमूव करेगा। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो एक डीएनए सीक्वेंस की लेंथ पे फंक्शन करता है कि भाई कितने बेस पेयर या कितने न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उस पर फंक्शन करेगा। वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस से कट करेगा। ठीक है, इट विल बाइंड टू डीएनए द एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स स्पेसिफिक पॉइंट इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ईच। तो यहाँ से देखेंगे हम प्रत्येक जो डीएनए कट होता है, 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए हमारे पास में, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड, तो दोनों जो स्ट्रैंड होंगे इन दोनों स्ट्रैंड को स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा इनके हेलिक्स को, और इनको जो कट करता है वो क्या काम करता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है, डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, उस बॉन्ड को तोड़ने का जो काम करता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, सॉरी, इनके बीच में जो बनता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़वाता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो ये बॉन्ड को तोड़वाता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से उसे कट कराता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में आपका एंजाइम जो है डीएनए जो है कट कराया जा रहा है। हमारे पास ये वेक्टर का डीएनए है, ये फॉरेन वाला डीएनए है। ठीक है, तो ये फॉरेन का डीएनए हमें वेक्टर के डीएनए के साथ मिलाना है और वो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, तो हम क्या काम करवाएंगे, इसे यहाँ से कट करवा रहे हैं, इसे यहाँ से कट करवा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करवा दिया, उसको यहाँ से कट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये सीक्वेंस अलग हट गई, ये सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ की ये सीक्वेंस अलग हो गई, ये सीक्वेंस। अब क्या काम करेंगे, अब इस एंजाइम को यहाँ पे हम ज्वाइन करवा देंगे, कौन से एंजाइम के थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है ना, डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज के थ्रू अब हम इसे क्या करवा देंगे, कट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आता आपका डीएनए का नेक्स्ट है, यहाँ पे इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया और यहाँ पे वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। दोनों ज्वाइन होने के बाद में ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाई दे रही है आपको, ये सीक्वेंस दिखाई दे रही है यहाँ पे GAATTC। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर डीएनए के अंदर भी यही सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया डीएनए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होगा वो सेम सीक्वेंस पे काम करेगा, इसलिए फॉरेन डीएनए के अंदर भी वही सीक्वेंस हमें देखनी पड़ेगी, तब वो वर्क करेगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है, जैसे हम रेशियो बना रहे हैं आपका 5 डीएनए के अंदर, हम देखते हैं, 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, डीएनए के अंदर हम देखते हैं, डीएनए हमारा पास में ये डीएनए है, तो डीएनए के अंदर हम सीक्वेंस देख रहे हैं, ये हमारे पास 5' से 3' और ये 3' से यहाँ पे 3' से ये 5' तक। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम लिया, 3 प्राइम से आपका 5 प्राइम लिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम लेकर के हम जो है करवा रहे। तो यहाँ पे बीच में कोई सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस दोनों तरफ से मैच करनी चाहिए। अगर हम उसे रीड करते हैं 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, ठीक है, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, और जब हम उस सीक्वेंस को रीड करेंगे इधर की तरफ से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, तो वो सेम सीक्वेंस हमें दिखाई देनी चाहिए। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेस पेयर में ऐसे सेम सीक्वेंस होती है, तो तब उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और एक बार समझ में आ जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि पैलिंड्रोम क्या है। दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब हम किसी सेम लेटर, मतलब अगर हम किसी सीक्वेंस को आगे से और सीक्वेंस को पीछे से, मतलब
बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से अगर हम उसे रीड करेंगे तो वो हमें सेम दिखाई देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा आपका मलयालम, मलयालम को पढ़ेंगे यहाँ पे MALAYALAM, पीछे से पढ़ो MALAYALAM, सेम सीक्वेंस है ना, तो ये दोनों सेम सीक्वेंस है। तो इस तरीके से डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वाली सीक्वेंस होनी चाहिए वो आगे से अगर पढ़ रहे हैं वो सेम रीड कर रहे हैं तब भी सेम होनी चाहिए, पीछे से रीड कर रहे हैं तब भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया यहाँ पे। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड रीड इन बोथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम वर्ड जो है दोनों डायरेक्शन में वो सेम वर्ड होने चाहिए। तो पैलिंड्रोम इन डीएनए इज सीक्वेंस बेस पेयर द रीड सेम टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेड, तो यहाँ पे जो पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस के अंदर आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब वो उसे हम ओरिएंटेड से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, केप्ट द सेम, रीडिंग करना सेम स्टार्ट करते हैं, तो वो सेम हमें दिखाई देनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी बताया था मैंने आपको, अगर हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड में 5 से 3' की तरफ है, 5 से 3' की तरफ, दूसरे में के अंदर हमारे पास में 3 से 5 डायरेक्शन में है, तो दोनों की सेम सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 5 से 3 वाले में GAATTC, तो मैंने बताया 5 से 3 की तरफ आगे से पीछे की तरफ हमने पढ़ा, अब पीछे से आगे की तरफ हम पढ़ेंगे GAATTC, तो दोनों सीक्वेंस सेम है ना, तो इसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमारा जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहीं पे काम करेगा जहाँ पे हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो दोनों के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अब हमने डीएनए से कट कर लिया इन लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट, और उसे एक तरीके से उसके पैलिंड्रोमिक से सेंटर में ले गए हैं हम वहाँ पे, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस, परंतु सेम 2 बेसिस पे अपोजिट स्ट्रैंड मिल रही है हमें, दोनों बेसिस पे अपोजिट स्ट्रैंड मिल रहे हैं। एक तरफ हमारा 5 है, एक तरफ हमारा 3 है, तो हमने एक स्ट्रैंड देखा तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर अपोजिट सीक्वेंस मिल रही है। तो दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड, तो केवल वो क्या काम करेगा, सिंगल को पोर्शन को छोड़ देगा। देखो यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ बता रहा हूँ मैं आपका, हमने देखा इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे सेम ये जी वाला, अगर इधर से रीड कर रहे हैं हम और इधर से रीड कर रहे हैं तब भी जी वाला हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, दोनों तरफ सेम है तो दोनों तरफ, इसलिए हम एक एंड को छोड़ देंगे, कट वाट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइम पे एक एंड को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसलिए एक एंड को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो नेक्स्ट है आपका आगे द पोर्शन द लीव सिंगल स्ट्रैंड, तो मैंने बताया लीव सिंगल स्ट्रैंड को हम छोड़ देंगे वहाँ से एट द एंड, देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड, तो इसलिए उसको हम नाम दे रहे हैं स्टिकी एंड, जो कि ताकि अब हम उन्हें ज्वाइन करवाएंगे तो एक दूसरे स्टैंड से वो मिल सके, ठीक है ना। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कम्प्लीमेंट्री एंड द काउंटर पार्ट, तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं स्टिकी सीक्वेंस या फिर स्टिकी एंड, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जो हमारे पास में ये हमारा डीएनए हो गया, इन डीएनए के बीच में यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस वाली सीक्वेंस दिखाई दे रही है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो उसके बारे में बताया आपका दिस थिकनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे इस थिकनेस पे हमने जो यहाँ पे बताया, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अभी एक बार, यहाँ पे इस थिकनेस वाले पे, ये वाले इन थिकनेस वाले पे यहाँ पे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम को छोड़ेंगे, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा वो क्या काम करेगा उसके बारे में देखते हैं। तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूजिंग जेनेटिक इंजीनियर टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ब्रेक डाउन करने के लिए हमने यूज किया। विच आर कंपोज डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जहाँ पे हमने अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया था, ठीक है, जहाँ पे हमने अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया था। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाएंगे, दोनों के, फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी, क्योंकि हमें एक सेम सीक्वेंस से कटवाना दोनों, तभी जब हम सेम सीक्वेंस से कटवाएंगे तभी तो उनको हम ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर सीक्वेंस अलग अलग हो गई तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, जब डीएनए फ्रेगमेंट के पास पे दोनों स्टिकी एंड सेम प्रकार के होंगे, सेम काइंड के होंगे, तो दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड, वो एक दूसरे के एंड टू एंड से जुड़ सकते हैं, और जिसके अंदर हम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम का,
ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू इस तरीके से हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे है फॉरेन डीएनए, ये आपका फॉरेन डीएनए, ये हमने जिसका डीएनए हमें डलवाना था, और ये आपका वेक्टर है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के अंदर हमने यहाँ से डीएनए कट किया, प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए को पुट करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, ये डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू कट किया यहाँ से, और इसको पुट करवाया हमने प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के अंदर कलर भी अलग तरीके से मेंशन करके दिखाया हुआ है, ये रहा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो अलग कलर। तो अब ये एक जो डीएनए बना प्लाज्मिड के साथ में, हमने फॉरेन डीएनए के कुछ जीन्स इसके साथ में ऐड कर दिए, ये वाला डीएनए हमने इसके साथ में ऐड करा दिया था, ठीक है। अब इसको क्या काम कर रहे हैं, इस प्लाज्मिड को हम जो पहुंचा रहे हैं होस्ट बॉडी के अंदर, मतलब होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल कौन है हमारा, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया हुआ, हमने डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन किया, डीएनए के अंदर चेंज किया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या काम करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया हर 40 मिनट के अंदर, एवरी 40 मिनट के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता, दुगुनी कर देता है। तो 40 मिनट बाद देखेंगे हम प्लाज्मिड भी इसके साथ साथ अपना डीएनए यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। प्लाज्मिड का डीएनए भी अब हमें ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोगेनी के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो हम फॉरेन डीएनए ले रहे हैं, उस बहुत सारे फॉरेन डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार करवा लेंगे, तब अब यहाँ से हम ई कोलाई से हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इस डीएनए को निकाल करके, इन जीन को निकाल करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली, तो आपने यहाँ से नॉर्मली रियलाइज किया, अनलेस वन कट द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि जो हमने जो वेक्टर के पास में जो कम से कम एक वेक्टर को हमने कट किया एक जगह से, और सोर्स ऑफ डीएनए से कट किया, उसके डीएनए के सोर्स से कट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, दोनों को एक साथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, द रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ से जो रिकम्बिनेंट वेक्टर जो होगा, मतलब जो मिक्सचर जो वेक्टर है, अब प्लाज्मिड जो बना, प्लाज्मिड के अंदर तो मिक्सचर डीएनए हो गया, मान लो प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे मिक्सचर डीएनए हो गया, तो इस मिक्सचर डीएनए के अंदर अब इसे हम रिकम्बिनेंट वेक्टर ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड, तो हम रिकम्बिनेंट जो वेक्टर होगा वो हम बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आई होप वीडियो का सारा कंटेंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।